कैसे हैं आप लोग। मैं आपको टीच कर रहा हूं ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चंस। जो आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस दे रखे हैं वो मैं इस समय आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो मैंने जो पहला मेथड था कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, उस पर जो बेस क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा था उसको आपके साथ डिस्कस किया था। आज मैं डिस्कस करूंगा कॉस्ट प्लस मेथड के लिए। इस पर बेस जो क्वेश्चन पेपर में दे रखा है वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। देखो, जो क्वेश्चन दे रखा है कॉस्ट प्लस मेथड पे बेस्ड और जो इसका नीचे सॉल्यूशन दे रखा है वो दोनों में हार्मनी नहीं है। क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से क्वेश्चन को आंसर को सॉल्व नहीं किया गया, इसलिए आंसर डिफरेंट आ रहा है। इसीलिए शायद मेरे पास इतने सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम सॉल्व कर रहे हैं, हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। और ऐसा देखा गया है कई बार। आपके स्टडी मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं, कई बार क्वेश्चंस की लैंग्वेज ही गलत होती है। क्वेश्चन सही होता है तो जो आंसर सॉल्व किया गया होता है वो पता नहीं कहां से सॉल्व किया गया होता है, उसमें कहां की फिगर कहां आ जाती है पता ही नहीं चलता। और स्टूडेंट्स इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते रहते हैं। और ऐसा ही जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उनके जो सजेस्टेड आंसर्स होते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। मतलब हर दूसरे क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक होती है सॉल्व करने में। तो अगर आप ये चाहते हो कि ये क्वेश्चन का जो आंसर है उसके हिसाब से क्वेश्चन को कर दिया जाए तो बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये जो दे रखा है वैल्यू ऑफ टेक्निकल सपोर्ट इनकर्ड बाय AE1 लिमिटेड, इसको यहां पे लिख देते हैं वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी सपोर्ट, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 17,500, और इसको यहां से कट कर देते हैं क्योंकि जहां पे यस लिखा हुआ है वहीं पे ये चीज आनी चाहिए। और जो दूसरा दे रखा है आपके लिए डिस्काउंट वो तो ठीक है, फिर दे रखा है बिजनेस रिस्क एंड मार्केटिंग। यहां यस दे रखा है, यहां नो दे रखा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, यहां पे होगा नो और यहां होगा यस। और इसकी जो कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी है 13,125। अगर इस क्वेश्चन में ये चेंजेस कर दिए जाएं तो जिस तरीके से सॉल्यूशन दिया गया है उस तरीके से आपका क्वेश्चन डिजाइन हो जाएगा। अब आपका आंसर मैच कर जाएगा। और ये सारी बातें आप इमीडिएटली नहीं समझ पाओगे। स्टूडेंट्स जब स्टडी कर रहे होते हैं तो उन्हें 8-8 पेपर कर रहे होते हैं, दोनों ग्रुप दे रहे होते हैं, तो वो कितना टाइम एक क्वेश्चन पर लगाएंगे। वो तो अपने हिसाब से सॉल्व करते हैं, आंसर मैच नहीं करता है वो टेंशन में आ जाते हैं। वो हमेशा ये मानते हैं शायद हमने ही गलत किया होगा। तो अगर इस क्वेश्चन को आंसर के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया जाए जो आंसर दे रखा है, तो जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट यस है उसके आगे वैल्यू लिखी जाएगी वैल्यू ऑफ टेक्निकल सपोर्ट 17,500। और जो बिजनेस रिस्क एंड मार्केटिंग है वो पहले वाले में नो आना चाहिए, दूसरे में यस आना चाहिए। और जो इसकी कॉस्ट है वो दे रखी है 13,125। अब इस क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कॉस्ट प्लस मेथड है, बहुत शानदार क्वेश्चन है अदरवाइज अगर इन गलतियों को इग्नोर कर दिया जाए। AE1 Limited Associated Enterprises 1 Limited is an Indian company. The shareholding pattern of AE1 is as follows. AE2 इसकी शेयर होल्डर है, फॉरेन कंपनी है। AE3 इंडियन कंपनी है, लिमिटेड इंडियन कंपनी है, 30% है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडियन कंपनी 10% है और पब्लिक की शेयरिंग है 30%। तो जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था वैसा मैं यहां कह रहा हूं। AE1 का जो AE2 के साथ है दैट इज द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। सर AE3 के संग जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं माना जाएगा क्योंकि सर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस तो AE3 भी दे रखा है, 26% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग होती है तो दे आर द एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो सर AE2 भी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज है, 30% है। और सर AE3 भी दे रखे हैं, 30% है। पब्लिक का मतलब कोई पब्लिक एक पर्सन नहीं है, बहुत सारी पब्लिक, तो किसी पे 1% होंगे, किसी पे 0.5% होंगे, इसलिए इन टोटल 30% है। उसको 30% को 26 से उससे ज्यादा मत मान लेना। तो दोनों एसोसिएटेड है, तो सर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन AE2 के साथ ही क्यों मान रहे हो, AE3 के साथ क्यों नहीं मान रहे हो? क्योंकि एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कभी होता है जब उसमें से कम एक नॉन रेसिडेंट हो या दोनों नॉन रेसिडेंट हो। तो जो AE1 है वो इंडियन कंपनी है तो ये तो रेसिडेंट हो गई, और जो AE2 है फॉरेन कंपनी है इसको हम मान सकते हैं नॉन रेसिडेंट। अब दूसरी फिर इंडियन कंपनी है तो ये दोबारा रेसिडेंट हो जाएगी। दो रेसिडेंट के बीच में नहीं होता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, हालांकि एक एक्सेप्शन दे रखा है,
लेकिन वो बहुत अलग है, उसको हम छोड़ देते हैं। इन जनरल अगर दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज हैं तो उनके बीच के ट्रांजैक्शंस को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस तभी माना जाएगा जब उसमें से एक या दोनों नॉन रेसिडेंट होंगे। तो AE1 इज द रेसिडेंट एसएससी और AE2 फॉरेन कंपनी है तो नॉन रेसिडेंट हो गया, इसलिए इन दोनों के बीच का जो ट्रांजैक्शन होगा उसको कहा जाएगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो ये डिसाइड कर लिया कि कौन सा ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। अब AE1 लिमिटेड डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर वेरियस कस्टमर्स हु इंक्लूड्स AE2 लिमिटेड एंड द M लिमिटेड। अब उन्होंने कहा कि एक तो AE2 के लिए भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, ये इंटरनेशनल हो गया, और एक कोई स्ट्रेंजर है, बिल्कुल ऐसी कंपनी जिससे कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक, M लिमिटेड, उसके लिए भी AE1 सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है। AE1 लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर बिल्ड AE2 लिमिटेड 2 लाख। जो AE2 को बिल बना के दिया वो 2 लाख रुपीज का बिल बना के दिया। The total direct and indirect cost for executing this work was rupees 1,75,000। और जो इनकी कॉस्ट फॉल कर रही थी, जो भी आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, टोटल कॉस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो थी 1,75,000। अब इसी लैंग्वेज से समझ में आ गया दिस इज द कॉस्ट प्लस मेथड। जब भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको दे रखी होगी तो हमें समझ में आ जाता है कि कॉस्ट के अंदर जब हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो हमारा सेल प्राइस निकल के आ जाता है, इसलिए 1,75,000 रुपीज दे रखा है। तो 175 कॉस्ट फॉल कर रही थी और जो बिल बना के दिया था वो 2 लाख रुपए का बिल बना के दिया था। AE1 लिमिटेड प्रोवाइड सिमिलर सर्विसेज। सिमिलर का मतलब हो गया हर तरीके से सिमिलर है, सेम तरीके के सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए थे और जो पर्सन्स काम कर रहे थे उनकी कैपेसिटी भी सेम थी, उनका टैलेंट भी सेम था टू M लिमिटेड, एंड अर्नड ए ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन द कॉस्ट। इसको कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप। आपने ये टॉपिक तो किया ही होगा, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं बहुत सारी बातें आपको पता होंगी, इसलिए इसको कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप। तो जो अनजान आदमी से आप प्रॉफिट चार्ज कर रहे हो, जिससे आपका रिलेशन नहीं है, वो है 50% ऑफ ऑन कॉस्ट, जिसको ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप कहा जाता है। अब हमें बहुत सारे कंपैरिजन करने के लिए भी पॉइंट्स दे रखे होंगे। तो एक तरफ तो दे रखा है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन AE2 के साथ, तो इसके ऊपर मैंने लिख दिया इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, और ये बिल्कुल स्ट्रेंजर है जिसके साथ जो ट्रांजैक्शन है उसके बेस पे हम निकालेंगे ALP। ये ALP के लिए यूज में आएगा। तो टेक्नोलॉजी सपोर्ट AE2 ने प्रोवाइड किया। AE2 ने कहा चिंता मत करो, आप सॉफ्टवेयर डेवलप करो और साथ में हम आपको टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने की जो कॉस्ट है वो है 17,500। 17,500 टेक्निकल AE2 ने टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया है। AE1 तो सॉफ्टवेयर डेवलप कर ही रही है, बट उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए उसको और भी टेक्निकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी। AE2 ने कहा डोंट वरी, हमारे पास अच्छा स्टाफ है, वी विल प्रोवाइड द टेक्निकल सपोर्ट, और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने की जो कॉस्ट है वो है 17,500। तो जो कॉस्ट है वो कितनी थी? 1,75,000। 1,75,000 के रेस्पेक्ट में ये कितने परसेंटेज है आपको ये पता करना पड़ेगा। 17,500, तो हमें पता चल रहा है देखने से 17,500 डिवाइड बाई 1,75,000 इंटू 100, तो 10% निकल के आ जाएगा। तो 17,500, क्योंकि जब भी हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप से क्वेश्चन शुरू करेंगे तो हमें परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये कॉस्ट का कितने परसेंट हो गया? कॉस्ट का 10% हो गया। 10% जो आपकी कॉस्ट है उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप हो गया। ठीक है सर, समझ में आ गया। डिस्काउंट दिया गया है AE2 के लिए, वो दिया गया है डिस्काउंट ऑफर्ड 8750 का डिस्काउंट दिया गया है। तो ये कॉस्ट के रेस्पेक्ट में कितने परसेंट है? जो आपकी कॉस्ट दे रखी है वो कितनी दे रखी है? कॉस्ट 1,75,000। तो कैसे निकालेंगे? 8750 1,75,000 इंटू 100, तो वो कितने परसेंट निकल के आएगी हमें ये देखना है। वैसे तो 5% आएगी, लेकिन तब भी चेक कर लो आप लोग भी साथ में मेरे। डिवाइड बाई 1,75,000 इंटू 100, वो हो गया 5%। 5% ऑन कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट पे परसेंटेज निकल के आ रही है। इसके बाद बिजनेस रिस्क एंड मार्केटिंग। AE2 के केस में तो वो किसी भी तरीके की बिजनेस नहीं कर रही है, बिजनेस फंक्शंस नहीं कर रही है AE1,
लेकिन जब एम लिमिटेड को सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है तो साथ में जो बिजनेस फंक्शंस हैं, मार्केटिंग फंक्शंस हैं, उनको भी परफॉर्म कर रही है और उसके लिए जो कॉस्ट इनकर कर रही है वो है 13,125। तो ये कितने परसेंटेज कॉस्ट के लिए हो जाएगी? 13,125 डिवाइड बाई 1,75,000 इंटू 100। कॉस्ट के रेस्पेक्ट में कितने परसेंट हो जाएगा? 13,125 डिवाइड बाई 1,75,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 और ये हो गया 7.5% कॉस्ट पे। फिर क्रेडिट दिया गया है, यस क्रेडिट दिया गया है A2 के लिए, वो इमीडिएटली पैसा नहीं देगा, थोड़े दिनों के बाद पैसा देगा और इसीलिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 2625 रुपीज का। लेकिन कॉस्ट का ये कितने परसेंट है, कैसे निकालेंगे? 2625 डिवाइड बाई 1,75,000 इंटू 100 और ये कितना निकल के आ जाएगा बेटा? 2625 डिवाइडेड बाई 1,75,000 1,75,000 इंटू 100 और ये बेटा आ गया 1.5%। ऐसा कोई भी क्रेडिट एम लिमिटेड को प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझ लो। एक कंपनी AE1 है जो दो लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे रही है, एक तो AE2 के लिए और एक एम लिमिटेड के लिए। AE2 एसोसिएटेड एंटरप्राइज है और साथ में फॉरेन कंपनी भी है। इसका मतलब इनके संग जो ट्रांजैक्शन हो रहा है दैट इज द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एज पर द मीनिंग ऑफ सेक्शन 92B। अब वो ये बता रहे हैं कि जब AE2 को बिल बना के दिया तो वो बिल बना के दिया 2 लाख रुपए का। ये 2 लाख रुपए का बिल बना के दिया, इसकी जरूरत इसलिए है कि अगर ALP ज्यादा निकल के आती है 2 लाख से ज्यादा तो आपने कम बिल क्यों बना के दिया? आपको तो ज्यादा बिल बना के देना चाहिए था। तो जो भी डिफरेंस होगा उस डिफरेंस से जो AE1 होगी उसकी इनकम को इंक्रीज कर दिया जाएगा। 2 लाख का ये यूज है। 2 लाख हमें ये बता रहा कितना अमाउंट चार्ज किया गया और ALP से पता चला कितना अमाउंट चार्ज करना चाहिए था। फिर हमें दे रखी है कॉस्ट इसलिए दे रखी है कि कॉस्ट के अंदर हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना एक्चुअली में बिल होना चाहिए था। तो वो कॉस्ट दे रखी है 1,75,000। अब सेम सर्विसेज दोनों को प्रोवाइड की गई और एम लिमिटेड से जो प्रॉफिट कमाया है वो 50% कॉस्ट कमाया गया है। लेकिन उनके बीच में सर्विसेज तो सेम दी गई हैं लेकिन टर्म्स कंडीशन थोड़े से डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो उनमें क्या क्या डिफरेंस था ये बताया गया है। AE2 ने टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया है, ऐसा कोई भी टेक्निकल सपोर्ट एम लिमिटेड ने प्रोवाइड नहीं किया है। टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने की जो कॉस्ट है वो है 17,500 जो कि कॉस्ट की 10% निकल के आ रही है। हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया। इसके बाद यहां पे 10% लिख दिया था मैंने, हाँ ऊपर लिख दिया था। इसके बाद AE2 ने बल्क में ऑर्डर दिया इसलिए उसको बल्क डिस्काउंट दिया गया। जो डिस्काउंट दिया गया वो दिया गया 8750 का और कॉस्ट के रेस्पेक्ट में ये निकल के आ रहा है 5% का। ऐसा कोई भी डिस्काउंट एम लिमिटेड को नहीं दिया गया। फिर AE2 के केस में जो मार्केटिंग फंक्शंस थे वो AE1 ने परफॉर्म नहीं करे हैं, लेकिन एम लिमिटेड को जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, उसमें बिजनेस रिस्क भी बियर करने को तैयार है और मार्केटिंग फंक्शंस भी। और इन सब की जो कॉस्ट है वो दे रखी है 13,125। ये कॉस्ट के रेस्पेक्ट में निकल के आता है 7.5% ऑन कॉस्ट। इसके बाद जो AE2 है उसको क्रेडिट दिया जा रहा है। क्रेडिट का मतलब हो जाता है कि आप इमीडिएटली कैश नहीं दोगे, थोड़े दिनों के बाद पैसा दोगे, तो इसलिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा जो कॉस्ट के 2625 कॉस्ट के रेस्पेक्ट में देखें तो 1.5% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। लेकिन एम लिमिटेड इमीडिएटली पेमेंट दे देती है इसलिए वहां पे लिखा हुआ है नो। अब हमें क्वेश्चन शुरू करने के लिए हमेशा हेल्प लेनी पड़ती है विच इज नॉट द एसोसिएटेड। कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन देखा जाता है। कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड, लास्ट क्लास में भी मैंने इसको समझाया था। ट्रांजैक्शन, ऐसा ट्रांजैक्शन देखो जो कंपेरेबल भी हो। तो क्योंकि सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं इसलिए कंपेरेबल हो गया। और अनकंट्रोल्ड का मतलब हो गया विच इज नॉट द एसोसिएटेड, बिल्कुल स्ट्रेंजर, तो एम लिमिटेड। तो हम क्वेश्चन शुरू करेंगे एम लिमिटेड से। जब एम लिमिटेड को दिया जा रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप दे रखा है आपके लिए 50%। जो प्रॉफिट चार्ज हो रहा है वो 50%। अब हम एम लिमिटेड के ट्रांजैक्शंस को बिल्कुल बराबर लेके आएंगे। किसके बराबर? अगर वही टर्म्स कंडीशंस होते जो AE2 के साथ थे। तो अगर एम लिमिटेड भी कहता है कि हम भी टेक्नोलॉजी सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी टू प्रोवाइड द टेक्निकल सपोर्ट,
तो आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप अपना कम करते या ज्यादा करते? सर जब हम सामने वाले की हेल्प लेंगे, हम कस्टमर से ही टेक्निकल सपोर्ट लेंगे तो हमें सस्ता करना पड़ेगा। टेक्निकल सपोर्ट जो होता है वो 10% ऑफ कॉस्ट के बराबर होता है, तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप होता वो 10% से कम हो जाता, क्योंकि आपको 10% और कम प्रॉफिट चार्ज करना पड़ता। क्यों? क्योंकि आप उससे टेक्निकल सपोर्ट ले रहे थे। डिस्काउंट AE2 को दिया गया है, अगर ये डिस्काउंट एम लिमिटेड भी मांगता है, एम लिमिटेड भी ये कहता है हम भी बल्क में ऑर्डर देने को तैयार है, हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर के ऑर्डर्स आपके लिए देंगे, आपको हम देते रहेंगे, तो डेफिनेटली कॉस्ट को कम किया जाता। वो कॉस्ट डिस्काउंट दे रखा है, वो दे रखा है 5% कॉस्ट का दे रखा है, तो 5% आपको और कम कर देना पड़ता, क्योंकि आप डिस्काउंट दोगे तब 5% कम करना पड़ेगा। एम लिमिटेड अगर ये कहता कि मेरे केस में भी आपको कोई भी बिजनेस रिस्क या मार्केटिंग फंक्शंस परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप मेरी किसी भी तरीके से हेल्प मत करो, ना तो बिजनेस रिस्क को बियर करो और ना ही मार्केटिंग फंक्शंस को परफॉर्म करो, क्योंकि AE2 के बराबर लेके आना, AE2 में नो लिखा हुआ है, तो हम एम के केस में भी ये कह रहे हैं। तो जब आप किसी के लिए कोई काम नहीं करोगे, परफॉर्म नहीं करोगे, मार्केटिंग फंक्शंस भी परफॉर्म नहीं करोगे, बिजनेस रिस्क भी बियर नहीं करोगे, तो डेफिनेटली प्रॉफिट आप कम करोगे। तो वो किसके बराबर? 7.5%, 7.5% से यहां माइनस कर दिया जाएगा। इसके बाद एम लिमिटेड ये कहता है कि हां मुझे भी क्रेडिट चाहिए। एम लिमिटेड सारी वो बातें कर दो जो AE2 के साथ हो रही हैं, हम भी इमीडिएटली कैश नहीं दे पाएंगे, थोड़े दिन के बाद पेमेंट देंगे। तो जब कोई आपसे क्रेडिट पर सामान लेगा, सस्ता दोगे, महंगा दोगे, सर महंगा देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आपको बढ़ाना पड़ेगा। और वो कितना दे रखा है? 1.5% ऑफ द कॉस्ट, तो 1.5% ऑफ द कॉस्ट से आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा। प्रॉफिट भी आपका कॉस्ट पे दे रखा है और ये सब चीजें कॉस्ट के रेस्पेक्ट में दे रखी है। तो अब आपका जो आर्म्स लेंथ ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप निकल के आएगा। प्रॉफिट मार्कअप, आर्म्स लेंथ ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप, वो कितना हो जाएगा? 50 में से माइनस किया 10, माइनस किया 5, माइनस किया 7.5 और प्लस कर दिया 1.5 और ये निकल के आ गया 29%। 29% हो गया ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप। मतलब जब आप किसी ऐसे को सॉफ्टवेयर डेवलप करके देते हो जो आपका एसोसिएटेड नहीं है, तब जब आप प्रॉफिट चार्ज करते हो 29%, उन्हीं टर्म्स कंडीशंस पे जो AE2 वाली कंडीशंस हैं, तो आप प्रॉफिट चार्ज करते हो 29% ऑफ द कॉस्ट। अब आपकी कॉस्ट थी 1,75,000, तो आपको प्रॉफिट चार्ज करना चाहिए था 29%, तो 1,75,000 इंटू 29%, और ये निकल के आ गया 50,750, ऐड कर दिया 175 और ये निकल के आ गया 2,25,750। मतलब जो आपको ALP निकल के आ गई, जो आपको बिल बना के देना चाहिए था, वो देना चाहिए था 2,25,750 का, लेकिन आपने जो बिल बना के दिया वो दिया 2 लाख रुपए का। तो जो भी डिफरेंस है 25,750, उससे आपकी इनकम को इंक्रीज कर दिया जाएगा। आंसर देखते हैं, 25,750, इस अमाउंट से आपकी इनकम को इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन की आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन होपफुली आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से आपको यहां पे समझाया है। टेक्नोलॉजी सपोर्ट किसी का लोगे तो आप अपने प्रॉफिट को डेफिनेटली कम करोगे। कॉस्ट है उसकी 10% ऑन कॉस्ट, तो आप अपने प्रॉफिट को 10% से कम कर दिया कॉस्ट का, तो 40% लोगे आप। फिर उसके बाद डिस्काउंट भी दोगे अगर आप, तो और भी कम करोगे। कॉस्ट पे सारी चीजें चल रही हैं, इसलिए हम केवल सीधे डायरेक्टली माइनस कर रहे हैं। अगर आप मार्केटिंग फंक्शंस परफॉर्म नहीं करोगे तो प्रॉफिट को और भी कम करोगे 7.5 से। अगर क्रेडिट पे कोई आपसे सामान ले रहा है या आपसे सर्विसेज ले रहा है, अपने प्रॉफिट मार्जिन को आप बढ़ा दोगे, तो वो 1.5% ऑन कॉस्ट दे रखा है, 1.5% से ऐड कर दिया। तो ये सारी कंडीशंस वही थी जो AE2 के साथ आपने टर्म्स कंडीशन डिसाइड करी थी। यही टर्म्स कंडीशंस अगर M के साथ होती तो जो आप प्रॉफिट चार्ज करते वो होता 29% ऑन द कॉस्ट। तो इतना ही आप चार्ज करो AE2 से, तो आपकी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट दे रखी थी वो 175% था, उसका 29% निकल के आ गया 50,750, जो आपको बिल बना के देना चाहिए था 2,25,750। लेकिन आपने जो अमाउंट चार्ज किया अपने रिलेटिव से, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से, इट वाज 2 लाख,
तो जो उसकी इनकम है AE1 की वो कितने से इंक्रीज कर जाएगी, 25,750 से इंक्रीज कर जाएगी। मेरी एडवाइस है, ये चारों रीजंस दे रखे हैं, ये 3 चीजें माइनस की गई हैं, रिड्यूस कर दिया जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा और यहां पे है इंक्रीज कर दिया जाएगा। वही काम शायद मैंने, हाँ शायद क्या, जब आंसर मैच कर रहा है इनको बात आपकी निकल के 29% निकल के आ गई। 175 का ऐड किया गया यहाँ पे 29 तो आ गया 2 और इतना बिल बना के दिया था, इंडिया वाली इनकम इतने से इंक्रीज कर जाएगी। तो जिन बच्चों का आंसर मैच नहीं कर रहा था और सिंसियर स्टडी कर रहे थे, रीजन यही था कि क्वेश्चन में एक दो बातें गलत लिखी हुई थी, खास तौर से इसके अंदर जो बातें लिखी थी वो गलत थी। जो बिजनेस रिस्क एंड मार्केटिंग है वो A2 के साथ तो नो है, लेकिन जब M के साथ है तो यस है। देखो यहां की लैंग्वेज भी पढ़ो, AE1 लिमिटेड हैज इनकल्ड 15,000। अब ये 15,000 रुपए फिगर कहां से आ गई भगवान जानता है इसके लिए। ये फिगर है 13,125। मतलब आंसर सॉल्व करते समय ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्या सोच रहे होते हैं। टूवर्ड्स मार्केटिंग फंक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स ट्रांजैक्शन विद M लिमिटेड, M के साथ ये बिजनेस रिस्क एंड मार्केटिंग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहां यस होना चाहिए, यहां पे नो होना चाहिए। और वो 13,125 है क्योंकि 7.5% तभी निकल के आएगा। यहां पे भी 7.5% लिखा है, इसका मतलब 15,000 जैसी कोई फिगर नहीं है, ये है 13,125, तो यहां पे भी 7.5% लिखा हुआ है। इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, आप सोचते रहोगे 15,000 कहां से आया। इसलिए मैं कई बार इरिटेट मैं भी हो जाता हूं, यार इन क्वेश्चंस को पहले तो बैठ के सही करो, बिल्कुल आंसर देखो पहले, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन को दोबारा डिजाइन करो, फिर सॉल्व करवाओ। मतलब जो मेहनत 5 मिनट की होनी चाहिए वो 20 मिनट की मेहनत हो जाती है। चलो कोई नहीं, तब भी मैं ये काम करूंगा, जितने भी मेथड्स दे रखी हैं उन पे बेस्ट क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो मेरा जो ईमेल आईडी है वो नीचे डिस्प्ले कर रहा है, imsb003@gmail.com, प्लस मेरी वेबसाइट पे आप जरूर विजिट करते रहो www.directxlectures.com। फिर बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।